नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार यादव विधि विभाग गोरखपुर विश्वविद्यालय से। और आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ की। यानी कि रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अक्सर जब हम क्लासेस लेते हैं या फिर क्लासेस किसी का करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ को लेकर। क्योंकि जब भी किसी से ये पूछा जाता है कि भाई रूल ऑफ लॉ क्या है या फिर रूल बाय लॉ क्या है, तो वो एक ही समझ लेते हैं। लेकिन आज हम उसी को देखेंगे कि क्या इन दोनों के बीच में है जिससे ये दोनों डिफरेंस करते हैं। जिसमें पहला है रूल ऑफ लॉ। इसको डेवलप किया था एवी डाइसी ने, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। अक्सर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि एवी डाइसी का पूरा नाम क्या था। तो आप जाने रहिएगा कि एवी डाइसी का जो नाम था पूरा, वो एल्बर्ट वेन डाइसी था। इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इस बुक में इन्होंने 3 प्रिंसिपल को ले डाउन किया जो गवर्न करता था रूल ऑफ लॉ को। जिसमें पहला है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी कि जो लॉ है वो सबसे सुप्रीम है। इसमें इन्होंने कहा कि नो मैन शैल बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ, यानी कि किसी भी व्यक्ति को तब तक पनिश नहीं किया जाएगा तब तक वो किसी लॉ का वायलेशन नहीं करता है। और इन्होंने जो दूसरा प्रिंसिपल दिया था वो है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के समक्ष सभी कोई एक समान होगा। नो मैन इज एबव द लॉ एंड एवरीवन इज सब्जेक्टेड टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि कोई भी व्यक्ति लॉ के ऊपर नहीं है और वो लॉ के समक्ष सभी एक समान है। और जो तीसरा है वो है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। इसमें एवी डाइसी ये कहते हैं कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो जुडिशियल वर्क का एक रिजल्ट होता है, यानी कि जो भी कोर्ट में जजेज जो डिसीजन देते हैं वही वहां का कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। लेकिन जब हम इसको भारत के संदर्भ में देखते हैं तो भारत के संदर्भ में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। वो इसलिए नहीं किया जाता है कि भारत में सबसे बड़ा कुछ है तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन, और हम कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर मानते हैं। ये नहीं है कि कोर्ट है उसमें जजेज हैं वो कुछ भी कह सकते हैं या फिर कोई भी डिसीजन दे सकते हैं। कोई भी कोर्ट का कोई भी जज वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाध्य है और कॉन्स्टिट्यूशन से परे जाकर वो कोई भी डिसीजन नहीं दे सकता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोर्ट से नहीं है, बल्कि जो कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन से है। अब हम इसका एक्सेप्शन देखेंगे कि रूल ऑफ लॉ जो इंडिया में है उसका एक्सेप्शन क्या है। क्योंकि यहाँ पे बात किया जाता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के समक्ष सब कोई एक समान है। लेकिन जब हम आर्टिकल 361 देखते हैं तो उसमें 3-4 सब क्लॉज ऐसा दिया है जो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का एक्सेप्शन है। जिसमें पहला है द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ इन डिस्चार्ज ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव फंक्शन, यानी कि प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है वो कोर्ट के समक्ष आंसरेबल नहीं है जब तक वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन को कार्य करते हैं। यानी कि जब तक वो अपने पद पे रहेंगे उनको किसी भी कोर्ट में आंसरेबल करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसमें जो दूसरा है वो बात करता है नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट एंड गवर्नर अपने पद पे बने रहेंगे उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं ला जा सकती है। जो इसमें तीसरा है वो है नो सिविल प्रोसीडिंग अगेंस्ट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, यानी कि गवर्नर एंड प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई भी सिविल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती है। पर इसका एक एक्सेप्शन है। पर आपने जब लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ा होगा तो उसमें आपने एक चीज देखा होगा कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के ऊपर भी वाद लाया जा सकता है, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन दिया गया है कि आप इनके ऊपर जब वाद लाएंगे, यानी कि सूट जब इनके ऊपर फाइल करेंगे, तो सूट फाइल करने से 2 महीने पहले आप प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर को जिनके ऊपर आप वाद ला रहे हैं उनको 2 महीने पहले एक नोटिस सर्व करेंगे। अगर इस नोटिस का एक्सपायरेशन हो जाता है तब इस प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर वाद लाया जा सकता है, नहीं तो कोई भी सिविल प्रोसीडिंग प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे रूल बाय लॉ की। इसमें देखेंगे कि द रूलर इज एबव द लॉ एंड कैन मेक डिसीजन दैट फेवर देमसेल्फ, यानी कि रूल बाय लॉ में जो रूलर है, आप खुद सोचिए कि जब पुराने समय में राजा राज करता था तो उस समय भी तो लॉ होता था, लेकिन उस समय जो लॉ होता था वो अच्छे नहीं होते थे, उसी को रूल बाय लॉ कहते हैं। उसमें राजा जो होता था वो सबसे ऊपर रहता था और वो लॉ इसलिए बनाता था ताकि अपनी प्रजा को कंट्रोल कर सके।
अब आप देखिएगा कि कोई भी लॉ जब केवल किसी को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाएगा तो हो सकता है कि वो अत्याचारी हो, दुराचारी हो और उनको सरप्रेस करने के लिए बनाया जा सकता है, जिससे क्या होगा, उनकी डिग्निटी पे इफेक्ट आएगा और वो अपने पर्सनालिटी को डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसलिए रूल बाय लॉ किसी स्टेट में होना आवश्यक नहीं है, वहां पे रूल ऑफ लॉ होना आवश्यक है यदि आप अपने सिटीजन्स को, उनकी पर्सनालिटी, उनकी डिग्निटी को बढ़ावा देना चाहते हैं तो इसमें है द रूलर इज अबव द लॉ एंड कैन मेक डिसीजन दैट फेवर देमसेल्फ। द लॉ इज अ टूल ऑफ एक्सप्रेशन यूज्ड टू जस्टिफाई tyranny एंड abuse ऑफ पावर। आपको मैंने पहले ही बताया कि जो राजा है वो लॉ को बस एक टूल बना रहा है, यानी कि वो एक लॉ को माध्यम बना रहा है जिससे वो प्रजा को कंट्रोल करने का काम कर रहा है और अपने अत्याचार, जो भी वो अत्याचार कर रहा है उसको जस्टिफाई करने के लिए लॉ बना रहा है। यानी कि कोई राजा कोई लॉ बना दिया कि कोई व्यक्ति ये करेगा तो उसको फांसी दे दी जाएगी, वो अपने विचार को लेके ऐसा बना दिया है। हो सकता है कि वो सारे लोग उससे सहमत ना हो, लेकिन वो बाद में कह देगा कि भाई ये तो लॉ है और आपको इसको मानना जाएगा। तो ये अपने कार्य को जस्टिफाई करने के लिए वो इसका उपयोग करता है, रूल बाय लॉ का। जो तीसरा है, द लॉ इज यूज्ड टू सप्रेस पीपुल रेदर देन प्रोटेक्ट हिम। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो राजा है वो सप्रेस करने का कार्य करता है पीपल को रेदर देन प्रोटेक्ट हिम। जरूरी नहीं है कि वो सप्रेस ही करे, लेकिन इसमें चांसेस ज्यादा है क्योंकि इसमें उसको डिस्क्रिशन है और वो लॉ के एबव है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो द लॉ इज यूज्ड टू सप्रेस पीपल रेदर देन प्रोटेक्ट हिम, यानी कि इसमें प्रोटेक्शन करने का बात नहीं करता है ज्यादा, राजा पीपल को सप्रेस करने का बात करता है। सीधा सीधी आप सिंपल बातों में ये समझ जाइए कि जहां भी रूल बाय लॉ है वहां पे इंडिविजुअल को वो स्पेस नहीं दिया जाएगा जिससे वो अपने पर्सनल लिबर्टी को एक्सप्लोर कर पाए या फिर वो अपने पर्सनालिटी को अच्छे तरीके से डेवलप कर पाए। क्योंकि जहां भी जिस भी स्टेट में रूल बाय लॉ होगा वहां पे जो रूलर होगा वो अपने फेवर में कोई भी डिसीजन दे लेगा, कोई लॉ बना लेगा और अपने आप को उससे बचाएगा और उस लॉ के जरिए वो अपने सिटीजन्स को, जो भी उसके देश के अंदर लोग रहते हैं, उनको सरप्रेस करने का कार्य कर सकता है रेदर देन टू प्रोटेक्ट हिम।